नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में बात करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होती है और जो भी आपका सैलरी से मिलने वाला जो भी आपको अमाउंट होता है उस पर कितना टैक्स लागू होता है और किन किन डिडक्शंस का हम इसका फायदा उठा सकते हैं और जो भी आपको सैलरी मिलती है हमें उसमें से हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और साथ ही साथ हम इसमें ये भी समझेंगे यहाँ पे कि इसमें किस तरीके से आपका टैक्स लगाया जाता है। तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास इनकम फ्रॉम सैलरी को प्रेजेंट करेगी। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे एक इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में पता होना चाहिए कि सैलरी क्या होती है और सैलरी कौन चार्जेबल करता है और ये किस तरीके से किसके हैंड में क्या होती है चार्जेबल होती है। तो जो भी अगर आपको कोई भी इनकम अगर आपको रिसीव होती है यहाँ पे और वो जो इनकम रिसीव हो रही है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप से हो रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे अंडर दैट इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या करेंगे चार्जेबल करेंगे यहाँ पे। मतलब कि इसके अंदर दो चीजें समझनी है यहाँ पे, एक आपको समझना है एम्प्लॉयर और एक चीज समझना है यहाँ पे एम्प्लॉय। मतलब कि एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है जो काम देता है आपको और एम्प्लॉय का मतलब वो होता है यहाँ पे जो काम करता है। अगर मान लो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है मैं क्या हो गया यहाँ पे एक एम्प्लॉय हो गया और जो सामने वाली कंपनी है वो मेरे लिए क्या हो गई यहाँ पे एक एम्प्लॉयर हो गई है। तो अगर मान लो जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्या होगा इस्टेब्लिश होगा तो वो जो इनकम मेरे को जो हैंड में जो रिसीव होगी यहाँ पे उसी इनकम को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी बोलते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या आता है आपका टू एक्सेप्शंस आता है जिसको हम अंडर दैट इनकम फ्रॉम सैलरी काउंटेबल नहीं करते हैं। तो पहला आता है आपका द एमपीज द एमएलए द एमएलसी व्हेन दे रिसीव सैलरी फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी इट इज ए टैक्सेबल इन देयर हैंड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब कि अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी अमाउंट क्या होता है रिसीव होता है, कोई भी सैलरी आपको रिसीव होती है तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम काउंटेबल नहीं करेंगे। वो आपकी जो इनकम आपको जो मिलेगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या करेंगे काउंटेबल करेंगे। और दूसरा एक्सेप्शन आता है आपका यहाँ पे कि अगर आपका कोई पार्टनर है और अगर उसको पार्टनरशिप फर्म से अगर उसको कोई भी सैलरी रिसीव हो रही है यहाँ पे तो सिंपल सी बात है वो हम जो टैक्सेबल करेंगे वो प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन में क्या करेंगे टैक्सेबल करेंगे। क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है, जो पार्टनर होता है वो पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है एक ओनर होता है और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अगर उसको कोई भी अमाउंट दे रही है तो वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो स्टेब्लिश नहीं कर रहे। दैट्स वाई यहाँ पे उसको जो भी इनकम मिलती है यहाँ पे वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम पीजीबीपी के अंदर क्या करेंगे टैक्सेबल करेंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम सैलरी होता है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहाँ पे 3 सेक्शन के अंदर कवर है। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट को देखोगे यहाँ पे तो सेक्शन 15 है, सेक्शन 16 है और सेक्शन 17 है। तो सेक्शन 15 क्या बताता है, ये चार्जेबिलिटी को बताता है कि आपकी जो सैलरी है वो किस पर चार्जेबल होगी और चार्जेबल होगी तो किस तरीके से होगी। सेक्शन 16 आपको बताता है डिडक्शंस के बारे में कि उसके डिडक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि अलग अलग डिडक्शंस है यहाँ पे। जैसे इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है कुछ, आप अगर आप कोई पॉइंट पढ़ोगे तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पे डिडक्शन मेंशंस होंगे तो उनका भी आप लोग क्या करते हो यहाँ पे यूज करते हो। जैसे एचआरए का अपना खुद का अलग डिडक्शन है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग डिडक्शंस को डिफाइन किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या आता है आपका सेक्शन 17 आता है और सेक्शन 17 आपको सैलरी का मीनिंग बताता है कि सैलरी हम किसे बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कुछ और पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे जिसमें सबसे पहले उसके बाद ये भी समझना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इज व्हेन ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप गेट्स एस्टैब्लिश। मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हम उसे बोलते हैं जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्या होते हैं स्टैब्लिश होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर क्या करते हैं ज्वाइन करते हो और वो ज्वाइन क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है और जो भी आपका बॉस आपसे कहता है काम करने के लिए चाहे वो काम आपसे रिलेटेबल है या नहीं है बट आपको फिर भी वो काम करना पड़ रहा है तो उस दौरान आपको जो भी इनकम मिलती है यहाँ पे उस इनकम को अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम काउंटेबल करेंगे। जैसे कि कभी आपने देखा होता है, मान लो मैं किसी भी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरे को उन्होंने बोला हुआ है कि आप क्या करेंगे मेरी कंपनी का अकाउंट्स बुक संभालेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि मेरा जो काम है यहाँ पे वो बुक्स को मेंटेन करना है, यहाँ पे जो भी सेल्स परचेस होते हैं कंपनी के लिए उसको रिकॉर्ड करना होता है। बट मान लो अगर ओनर मेरे को ये बोलता है कि आपको क्या करना है यहाँ पे बाहर जाना है, ये चेक जमा करना है या फिर इस बैंक से आपको पैसा विड्रॉल करना है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि मेरे को वो काम भी करना पड़ रहा है
और जो मेरे को बॉस बोल रहा है मेरे को वो काम भी करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्या कर रहा है, स्टेब्लिश कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे वो हमारी जो उससे जो हमें इनकम जो रिसीव होगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम क्या करेंगे, उसको चार्जेबल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस आता है। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इज व्हेन यू एंटर इनटू ए एग्रीमेंट ओनली फॉर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। मतलब कि उसके अंदर क्या हो जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है कि आप सिर्फ वही काम करने के लिए आए हैं और आप वही काम करेंगे यहाँ पे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने देखा होता है घर में जैसे कोई सामान खराब हो जाता है, जैसे मान लो बिजनेस है। अब बिजनेस में यहाँ पे क्या हो रहा है, एसी नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, किसी एसी वाले को बुलाया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर काइंड के लिए आया है कि एसी को उसको ठीक करना है। अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, बट उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से वो प्रोफेशन के अंदर काउंटेबल हो गया, क्योंकि उसका अपना खुद का काम है, उसका वो अपना खुद का बिजनेस है। यहाँ पे वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा। अगर उसका जो काम है कि भाई मेरे को एसी ठीक करना है, तो वो एसी ही ठीक करेगा। ओनर ये बोलेगा कि आपको कंप्यूटर में बैठ करके आपको इसकी एंट्री करनी है, तो वो एंट्री नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या रहा, वो एक एग्रीमेंट बन गया यहाँ पे। तो उस दौरान उसको जो भी इनकम मिलेगी वो इनकम सैलरी के अंदर हम काउंटेबल नहीं करेंगे, वो इनकम कौन से ऐड के अंदर काउंटेबल करेंगे, पीजीबीपी के अंदर क्या करेंगे, काउंटेबल करेंगे। जैसे मेरा एग्जांपल भी है, आई हैव ए कॉन्ट्रैक्ट विद एनी इंस्टीट्यूशन फॉर ए सर्विसेज ऑफ ए एजुकेशन और आई ओनली टेक क्लासेस ऑन इंस्टीट्यूशन एंड डोंट इंडल्ज इन एनी अदर एक्टिविटी। मतलब कि अगर मैंने किसी भी इंस्टीट्यूशन से क्या करा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि भाई मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे, और मेरा काम है आपके इंस्टीट्यूशन में क्लास लेना है यहाँ पे, और मुझे कोई अदर एक्टिविटी से कोई रिलेटिव नहीं करना है यहाँ पे, मतलब कि मैं कोई अदर एक्टिविटी नहीं करूंगा यहाँ पे। तो उस दौरान मेरे को जो इनकम रिसीव होगी यहाँ पे, वो अंडर दैट इनकम फ्रॉम पीजीपीपी के अंदर क्या करूंगा, टैक्सेबल करूंगा, क्योंकि वो मेरे क्या हो गया यहाँ पे, एक प्रकार से बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम के अंदर काउंटेबल करेंगे यहाँ पे। आई होप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चंस भी है, और इसके अंदर क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको समझ पाएंगे कि आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेबल क्या चीजें आती है और किस तरीके से आपको जवाब देना होता है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, मिस वाई एक एक्ट्रेस है जो एम्प्लॉय यहाँ पे चोपड़ा फिल्म के अंदर, और उसको मंथली सैलरी मिल रही है यहाँ पे 1 लाख रुपए, एंड ऑल द प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली टू चोपड़ा फिल्म, और इस दिस ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। मतलब कि आपको ये बताना है कि ये जो इसको जो इनकम मिल रही है मिस वाई को, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पे, एक प्रकार से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बन गया यहाँ पे, क्योंकि वो सैलरी यहाँ पे कौन दे रहा है, यहाँ पे चोपड़ा फिल्म दे रही है। अगर उसको डायरेक्टली क्या करते, प्रोड्यूसर अगर क्या कर रहे होते, मिस वाई को पे कर रहे होते, तो फिर वो क्या बन जाता हमारे लिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बन जाता, क्योंकि फिर वो प्रोफेशन के अंदर काउंटेबल किया जाता। दैट्स वाई यहाँ पे ये हमारे लिए क्या बन गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, क्योंकि मिस वाई क्या है, एक एक्ट्रेस है, वो एक एम्प्लॉय यहाँ पे चोपड़ा फिल्म के अंदर, और चोपड़ा फिल्म उसको 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो प्रोड्यूसर है वो क्या करते हैं, चोपड़ा फिल्म को पे करते हैं, फिर चोपड़ा फिल्म अपने एम्प्लॉयज को क्या करती है, पे करती है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे वो एम्प्लॉयर और वो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप को क्या कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे मिस वाई क्या होगी, यहाँ पे हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो गया यहाँ पे। अगर आप देखो क्वेश्चन को अगर आप चेंज करते हो, वीडियो आंसर भी डिफरेंट, मिस वाई रिसीव रेम्यूनरेशन फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर। तो इस वाले केस में क्या होगा यहाँ पे हमारा, कि जो मिस वाई को यहाँ पे डिफरेंट प्रोड्यूसर से अगर उसको कोई भी रेम्यूनरेशन मिलता है, यहाँ पे कोई भी सैलरी उसको मिलती है, तो फिर वो हमारे लिए क्या काउंटेबल हो गया, यहाँ पे एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बनेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर अलग होता है और आपका मिस वाई क्या एक प्रोफेशन है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, आप उसके पास गए, उसने बोला कि आपको ये ऐड करनी है, अगर उसका मन करेगा तो वो करेगी ऐड, अदरवाइज वो ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो क्या हो गया हमारा, एक प्रकार से यहाँ पे बोल सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हो गया। तो उस दौरान मिस वाई को अगर कोई भी अमाउंट उसको रिसीव होगा, तो वो किसके अंदर काउंटेबल करेंगे, यहाँ पे एक प्रकार से पीजीबीपी के अंदर हम क्या करेंगे, काउंटेबल करेंगे। वो हमारे लिए इनकम कौन सी मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर हम क्या करेंगे, काउंटेबल करेंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या आता है, आपका चार्जिंग सेक्शन आता है। जैसे सबसे पहले ना कुछ चीजें टॉपिक बहुत समझना जरूरी होता है, और चार्जिंग सेक्शन क्या होता है यहाँ पे, पहले तो उसके बारे में समझो। यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे तो सेक्शन 4 प्रेजेंट करता है, और सेक्शन 4 ये बोलता है कि आपकी जो टैक्सेबिलिटी है इनकम टैक्स के अंदर, वो किसके एप्लीकेबल होगी, किस पर एप्लीकेबल होगी, कि अगर कोई भी पर्सन अगर पिछले साल के अंदर कोई भी इनकम को क्या करता, अर्न करता, तो उस टोटल इनकम पर
प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो सेम ऐसी क्या किया गया यहाँ पे, सैलरी का भी एक चार्जिंग सेक्शन है, हाउस प्रॉपर्टी का भी एक चार्जिंग सेक्शन है कि भाई ये लगेगा किस पर। तो सेम एज वेल एज आपका यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो हम जो पढ़ रहे हैं वो इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो सैलरी हम कब चार्जेबल करेंगे, तो इस चार्जिंग सेक्शन जो यहाँ पे सैलरी का यहाँ पे सेक्शन 15 है जो बताता है कि सैलरी हम कब चार्जेबल करेंगे। तो सैलरी इज चार्जेबल व्हेन इट इज ड्यू और रिसीव whichever is earlier. However, advance salary and arrears of salary are taxable on receipt basis. इसका मतलब है यहाँ पे कि सैलरी हम कब चार्जेबल करेंगे, या फिर वो सैलरी क्या हो गई हो, ड्यू हो गई हो, या फिर वो आपको रिसीव हो गई हो। अगर इन दोनों में से जो पहले हो जाए वो हमारी, तभी से हम क्या करेंगे, उसको सैलरी को क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। However, एडवांस सैलरी और जो आपके एरियर्स ऑफ सैलरी है, इसमें जो एरियर्स का नाम दिया गया यहाँ पे, एरियर्स का मतलब क्या होता है, एरियर्स का मतलब ये होता है यहाँ पे कि पहले कोई अमाउंट आपको मिलने वाला था बट वो अमाउंट आपको पिछले साल नहीं मिल पाया। पिछले साल का मतलब है ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछले साल की बात कर रहा हूँ, मान लो 4 से 5 साल पहले आपको कोई अमाउंट मिलने वाला था, वो अमाउंट आपको नहीं मिल पाया उस वक्त पे, बट वो अमाउंट आपको इस ईयर मिल रहा है। तो जिस ईयर तुम्हें एडवांस सैलरी मिलेगी या जिस ईयर तुम्हें एरियर्स मिलेंगे अपने सैलरी के, हम उस ईयर क्या करेंगे यहाँ पे, उसको हम टैक्सेबल करेंगे। लेकिन जो सैलरी आपकी चार्जेबल कब होगी, या फिर सैलरी क्या हो गई, आपकी ड्यू हो गई हो या फिर आपको मिल गई हो, उन दोनों में से जो पहले हो जाएगा तभी से हम क्या करेंगे, सैलरी को चार्जेबल कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जो हमारा ईयर स्टार्ट होता है यहाँ पे वो 1 अप्रैल से क्या होता है, स्टार्ट होता है, और क्लोज कब होता है हमारा, 31 मार्च को क्या होता है, क्लोज होता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि जो आपको सैलरी मिल रही है यहाँ पे, वो जैसे मान लेते हैं, जैसे अभी जो प्रेजेंट में जो चल रहा है वो आपका नवंबर मंथ चल रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे अक्टूबर मंथ की जो सैलरी है वो मेरे को नवंबर के 5 तारीख को मिलती है, बट वो ड्यू कब हो गई है यहाँ पे, 31 तारीख को ड्यू हो गई। तो हम 31 तारीख को ही क्या करेंगे, उसको टैक्सेबल करेंगे, हम 5 तारीख का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से क्या पहले हो गया, ड्यू कब हो गई थी, 31 तारीख को हो गई थी, बट आपको मिली कब है यहाँ पे, एक प्रकार से आपको मिली यहाँ पे 5 नवंबर को। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो 5 नवंबर है आप, उससे पहले वो आपकी सैलरी क्या हो गई, ड्यू हो गई है। तो ड्यू या फिर रिसीव्ड, इन दोनों में से जो पहले होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैलरी को हम क्या करेंगे, चार्जेबल करेंगे। बट जो आपका एडवांस सैलरी है और जो आपके एरियर से सैलरी के, उसको टैक्सेबल कब करेंगे, जब तुम्हें जिस ईयर तुम्हें वो रिसीव होंगे। अगर मुझे वो रिसीव ही नहीं होंगे ना, और क्वेश्चन में गिवन है कि भाई सैलरी मुझे यहाँ पे इतनी मिलेगी, यहाँ पे एडवांस सैलरी, तो इसका मतलब हम उसको टैक्सेबल भी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर भाई सैलरी तुम्हें मिल गई, एडवांस सैलरी या फिर एरियर्स तुम्हें मिल गए हैं, यहाँ पे रिसीव हो गए हैं, तभी हम क्या करेंगे, उसको टैक्सेबल करेंगे, अदरवाइज हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आपका मीनिंग आता है यहाँ पे भाई सैलरी का मीनिंग क्या है। तो सैलरी का जो मीनिंग है यहाँ पे उसको कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया, यहाँ पे सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया। यहाँ पे भाई सेक्शन 17 का सब सेक्शन 1 सैलरी का मतलब बताता है भाई सैलरी में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या आता है, आपका वेजेस आता है, और जितनी भी आपकी एन्युटी और पेंशन होता है वो आता है, एनी ग्रेजुटी आता है, any fees, commission, perquisites of profit in lieu of or addition to any salary और wages आता है, any advance of salary आएगा यहाँ पे, और any payment received in respect of any period of leave not available by him, example leave salary और leave encashment वो आएगा आपका। और जितना भी आपका प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, चाहे वो आरपीएफ हो गया, यूआरपीएफ हो गया, ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो गया, समझ रहे हो बात, ये सारा का सारा क्या आएगा आपका सैलरी के अंदर, हम इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो इसमें 4 से 5 चीजें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आपके अलाउंसेस होते हैं, सेकंड होता है आपका परक्यूसेट्स, और थर्ड होता है आपका यहाँ पे प्रॉफिट इन लियो। तो यही 3 चीजें क्या करेंगे यहाँ पे सैलरी के अंदर एक्सपेंड करती है और सैलरी को बड़ा टॉपिक बनाती है यहाँ पे। और आई होप इन चीजों को थोड़ा सा प्रॉपर वे में समझना आप लोग, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका एडवांस सैलरी और लोन एडवांस अगेंस्ट सैलरी आता है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस में क्या बोल रहा है, तो डिफरेंस में ये बोल रहा है कि एडवांस सैलरी इट मींस दैट द एम्प्लॉय रिसीव द सैलरी बिफोर इट बिकम ड्यू टू हिम एंड हेंस इट इज ए टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। मतलब कि एडवांस सैलरी का मतलब है कि ऐसी सैलरी जो आपको ड्यू होने से पहले ही तुम्हें क्या हुई मिल गई हो, उससे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे एडवांस सैलरी बोलते हैं। बट एडवांस सैलरी आप टैक्सेबल कब करोगे, तो जिस ईयर तुम्हें उस सैलरी को क्या कर लोगे, उस सैलरी को रिसीव कर लोगे, तो हम उसी ईयर क्या करेंगे यहाँ पे उसको टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। तो क्या क्या एडवांस सैलरी।
अब आता है यहाँ पे लोन एडवांस अगेंस्ट सैलरी, तो इट मींस दैट द एम्प्लॉय हैज टेकन ए लोन फ्रॉम द एम्प्लॉयर and is agreed to repay it is a certain number of installments. Sometime a agreement can also be entered where the amount of each installment is deducted from the employee salary. आप कभी देखना, हाँ आप कभी देखना कि जैसे कि मान लो कि मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं एज ए एम्प्लॉय क्या कर रहा हूँ, किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। अब मेरी फैमिली को नीड है यहाँ पे कि भाई मुझे पैसों की नीड है यहाँ पे, तो मैं उस वाले केस में क्या करूंगा, यहाँ पे एक प्रकार से मैं अपने एम्प्लॉयर से बात करूंगा और वहां पर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मुझे थोड़ा बहुत पैसों की नीड है। तो उस वाले केस में एम्प्लॉयर मुझे यहाँ पे 2 लाख 3 लाख रुपए दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट वो 2 या 3 लाख रुपए दे रहा है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे लिए सैलरी है, वो तुम्हारे लिए क्या एक लोन है यहाँ पे। तो इस वाले केस का मतलब समझना है कि जो लोन तुम्हें मिलेगा एम्प्लॉयर से यहाँ पे 2 लाख 3 लाख रुपए, वो तुम्हारी इनकम नहीं मानी जाएगी, वो तुम्हारा लोन माना जाएगा। और जब लोन माना जाएगा तो हम उसको टैक्सेबल भी नहीं करेंगे यहाँ पे। और कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो 2 लाख रुपए का मैंने एम्प्लॉयर से लोन ले लिया, तो उस वाले केस में जो एम्प्लॉयर होता है वो ये बोलता है कि भाई आपको जो भी पर मंथ सैलरी मिलती है उसमें से मैं आपकी एक इंस्टॉलमेंट रेडी कर दूंगा, कि सपोज दैट मेरे पास अगर मान लो 25,000 रुपए सैलरी है, तो 5,000 करके मैं क्या करता रहूंगा, आपको 2 लाख रुपए जो मैंने लोन लिया था उस अमाउंट को मैं पे आउट करता रहूंगा। तो इस तरीके से मेरे ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा और आपको भी पैसा क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है मेरे को जो उस दौरान जो 2 लाख रुपए मिलेंगे तो उसको हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाली लाइन में ये लिखा हुआ है कि एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस बट लोन एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। मतलब ये जो एडवांस सैलरी है आपकी टैक्सेबल कब होगी, जब तुम्हें वो मिल जाएगी, और लोन एडवांस अगेंस्ट सैलरी जब आपको यहाँ पे उसको हम टैक्सेबल नहीं मानेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका फोरगोइंग ऑफ सैलरी और सरेंडर ऑफ सैलरी। इसका मतलब समझना है यहाँ पे, इट मींस दैट द एम्प्लॉय waive his salary after it become due accrues to him, it is a taxable in the hand of employee. Suppose that मेरे को कोई भी सैलरी मिली, ठीक है, और मैंने क्या करा, उस सैलरी को यहाँ पे मैंने क्या करते डोनेट कर दिया, तो गवर्नमेंट ये कहती है भाई कि आपको वो अमाउंट तुम्हें मिल चुका था, अब उस अमाउंट को मिलने के बाद आपने उस अमाउंट को क्या करा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट आपको जो अमाउंट मिला था वो तुम्हारे लिए क्या होगा, यहाँ पे एक प्रकार से हम टैक्सेबल होगा और उसको हम टैक्सेबल भी करेंगे। फोरगोइंग का मतलब क्या होता है, आपने कि वो सैलरी तुम्हें मिली और आपने उसको फोरगो कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जाने दिया यहाँ पे किसी भी तरीके से, चाहे आपने डोनेट कर दिया हो या फिर आपने बोला कि भाई मेरे को सैलरी मेरे को मिल गई है बट मुझे वो पैसे नहीं चाहिए यहाँ पे एक प्रकार से। तो इसका मतलब है कि सैलरी तुम्हें मिल गई थी बट तुम्हें अब वो नहीं चाहिए, या फिर आपने क्या कर दिया, ज्यादा एक्सपेंस कर दिया, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो सरकार का कहने का मतलब है कि भाई वो तुम्हारे लिए क्या होगी, सैलरी होगी, तो हम उसको टैक्सेबल करेंगे इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे, ठीक है। और सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है, इट मींस दैट द एम्प्लॉय surrender his salary to the central government under section 2 of the voluntary surrender of salary exemption from taxation act 1961, it is exempt from tax। मतलब कि आपने अपनी सैलरी को क्या करते हैं, सरेंडर कर दिया कि भाई मैं अपनी सारी की सारी सैलरी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा यहाँ पे टैक्स से यहाँ पे, ठीक है। अब क्या आता है यहाँ पे, एन्युटी आता है यहाँ पे। तो एन्युटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ईयरली बेसिस पर आपको किसी भी पर्सन को कोई भी अमाउंट आपको क्या होता है, रिसीव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एन्युटी बोलते हैं। अब एन्युटी को भी यहाँ पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ये आपको जो रिसीव होता है वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिल सकता है, पास्ट एम्प्लॉयर से मिल सकता है और किसी भी अनदर पर्सन से मिल सकता है। इफ इट इज रिसीव फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इट इज ए टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। मतलब कि अगर तुम्हें क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर से कोई भी अमाउंट क्या होता है, रिसीव होता है, तो वो जो आपको जो सैलरी तुम्हें मिलेगी यहाँ पे, तो अंडर दैट इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम क्या करेंगे, उसको टैक्सेबल करेंगे। If it is received from the past employer, it is a taxable under the head income from salary as profit in lieu of salary। मतलब कि अगर तुम्हें कोई पास्ट एम्प्लॉयर से अगर तुम्हें कोई भी अमाउंट रिसीव होता है, सपोज दैट जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता था और उस अमाउंट मेरे को कुछ अमाउंट मिलने वाला था, बट मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया यहाँ पे और अब मैं किसी नई कंपनी के अंदर क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो पहले वाली कंपनी से अगर मुझे कोई भी अमाउंट क्या होता है, रिसीव होता है, तो वो भी क्या होगा, मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम क्या करेंगे, उसको चार्जेबल करेंगे। और अगर तुम्हें किसी भी अनदर पर्सन से क्या होता है, कोई भी अमाउंट रिसीव होता है, तो फिर वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कि हम सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कुछ अदर इशू होते हैं यहाँ पे जो सैलरी से रिलेटेबल होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि क्या क्या इशू होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका कमीशन ऑन ए फिक्स परसेंटेज ऑफ ए सेल्स कम्स इन द एम्बिट ऑफ सैलरी। इसका मतलब होता है यहाँ पे कि कभी कभी देखना है कि कोई पर्सन क्या करता है, यहाँ पे कमीशन बेस पे क्या करता है, काम करता है।
कि भाई तुम अगर इतना सेल करके आओगे तो इसका मैं 10%, 20%, 30% आपको क्या करूंगा, उस अमाउंट को पे करूंगा। तो उस दौरान मेरे को जो भी अमाउंट मिलेगा तो वो भी क्या होगा यहाँ पे अंडर दैट इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसका तो बोलता है यहाँ पे फॉर टैक्सिंग एन इनकम अंडर दैट सैलरी इट इज इररिलेवेंट वेदर द एसएससी इज इन अ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विद हिज सैलरी एम्प्लॉयर विद हिज एम्प्लॉयर। इसका मतलब समझना है यहाँ पे कि अगर मान लो तुम कभी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हो और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हो, तो उस दौरान मेरे को जो भी पार्ट टाइम से कोई भी पैसा मिलेगा या फिर मेरे को फुल टाइम से कोई भी पैसा मिलेगा तो वो भी हमारा क्या होगा, अंडर दैट इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। कई बार देखना आप कि जैसे मान लो 10 से 4 बजे की जॉब है, अब 4 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है, मैं 6 बजे घर पे आ जाता हूँ। अब 6 बजे के बाद मैंने क्या करते जोमेटो पे यहाँ पे अपना जोमेटो पे सप्लाई करने लग गया यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को यहाँ पे। तो उस दौरान क्या होगा, वो मेरा पार्ट टाइम हो गया और जो मेरी जो जॉब है वो 10 से 4 की वो मेरा क्या होगा, फुल टाइम हो गया। तो उस दौरान मेरे को जो पार्ट टाइम से जो अमाउंट मेरे को रिसीव होगा 2-3 हजार रुपए जितना भी, और जितना मेरे को फुल टाइम से मेरे को जो भी अमाउंट रिसीव होगा, तो दोनों को मर्ज करके हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, अपनी सैलरी का टैक्स क्या करेंगे, पे करेंगे, जो भी हमारा रिलेवेंट बनता है यहाँ पे, ठीक है। और इफ एन एम्प्लॉयर रिसीव ए सैलरी फ्रॉम द मोर देन वन एम्प्लॉयर ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर then the salary from each employer is a taxable under the head salary। जैसे अभी मैंने बताया अभी आप लोगों को यहाँ पे कि अगर आपको मान लो कि आप अलग अलग एम्प्लॉयर के पास क्या करो, काम कर रहे हो, या फिर मोर देन वन एम्प्लॉयर से आपको कोई भी अमाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, रिसीव हो रहा है यहाँ पे किसी भी प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ पे, तो वो भी क्या होगा, हमारा सैलरी के अंदर हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। और अगर आपको कोई भी डिडक्शन तुम्हें लगता है कि डिडक्शन हुआ है तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, सैलरी में से जैसे पीएफ डिडक्शन हो गया, टीडीएस हो गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको सैलरी के अंदर हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, सैलरी का पार्ट हम क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और सैलरी कब टैक्सेबल होगी, या फिर वो रिसीव्ड हो गई हो, या फिर वो तुम्हें मिल गई हो, या फिर इन दोनों में से जो पहले हो जाए, तब हम क्या करेंगे, उसको टैक्सेबल करेंगे। और एक क्वेश्चन आता है इसका जबरदस्त यहाँ पे, और ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आज की लास्ट क्लास का होगा यहाँ पे। और जो समझना है यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है उसको पढ़ो समझो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, तो A is an employee whose salary has been increased from 20,000 per month to 25,000 per month with effect from 1st July 2023. The salary become due on a first day of the next month. Calculate the salary of Mr. A previous year 23-24। मतलब कि यहाँ पे A कोई एक एम्प्लॉय यहाँ पे जिसकी सैलरी 20,000 से 25,000 हो रही है, और जो 25,000 हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, कब हो रहा है यहाँ पे, 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल होगा। और सैलरी ड्यू कब हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ हो रही है यहाँ पे, और हमें उसकी कैलकुलेट करनी है पूरी सैलरी यहाँ पे मिस्टर ए की। तो देखो अब इसके अंदर अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि सैलरी कब टैक्सेबल होती है, या फिर वो ड्यू हो गई हो या फिर वो रिसीव हो गई हो। तो इस वाले क्वेश्चन में तो कहीं गिवन नहीं है कि सर कहीं पे रिसीव हुई है, तो इसका हम क्या एज्यूम करेंगे कि इसका हम ये मानेंगे कि भाई अगले महीने की 1 तारीख को क्या हो रहा है, ड्यू हो रहा है, तो इसका मतलब है तभी हम क्या करेंगे, उसको टैक्सेबल करेंगे। तो देखो थोड़ा समझना है यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, पूरी सैलरी को हमें कैलकुलेट भी करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपको पता है कि हमारा 1 अप्रैल से क्या होता है, ईयर स्टार्ट होता है, और 31 मार्च को क्या होता है, यहाँ पे क्लोज होता है। तो जो हमारा 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल का मतलब है कि अगर मार्च वाली जो सैलरी है वो हमारी ड्यू कब होगी, यहाँ पे 1 अप्रैल को क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो मार्च वाली जो सैलरी है वो मैं अगले साल मतलब कि अप्रैल वाले ईयर में क्या करूंगा, उसको मैं टैक्सेबल करूंगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो मार्च वाली सैलरी, अप्रैल वाली सैलरी, मई वाली सैलरी और जून वाली सैलरी, ये 4 महीने में जो सैलरी उसको मिलेगी वो 20,000 20,000 20,000 20,000 मिलेगी। और बाकी के जो 8 महीने होंगे तो उधर जो सैलरी उसको मिलेगी, तो वहां पे कितनी सैलरी मिलेगी, 25,000 25,000 25,000 25,000। क्योंकि हमारी ड्यू कब हो रही है, यहाँ पे जिस महीने की सैलरी मिल रही है उसके अगले महीने की 1 तारीख को क्या हो रही है, ड्यू हो रही है। और जिस वक्त बच्चे ड्यू होगी ना यहाँ पे, उसी वक्त हम क्या करेंगे, उसको टैक्सेबल करेंगे। तो देखो जब आपके लास्ट, जब मैं मार्च की बात करूंगा यहाँ पे, अगर मार्च वाली जो सैलरी मार्च 2023 की, तो हमारी वो टैक्सेबल कब होगी, अगले वाले ईयर मतलब कि 1 अप्रैल को। जैसे ही 1 अप्रैल लग गया तो आपका क्या होगा, ईयर भी चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि मार्च वाली सैलरी हमारी ड्यू कब होगी, यहाँ पे अप्रैल में होगी। तो अप्रैल वाले मंथ में हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे यहाँ पे। दैट्स व्हाई हमने क्या करा, मार्च वाली सैलरी, अप्रैल वाली सैलरी, मई वाली सैलरी और जून वाली सैलरी, इन सबको क्या करेंगे यहाँ पे 20,000 20,000 20,000 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 से, यहाँ पे तो कितना आ गया, 80,000 आ गया। और जो बाकी के जो 8 महीने हैं उन सब में क्या करेंगे, 25,000 25,000 25,000। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल में 2 लाख, और यहाँ पे कितना था आपका 80,000।
तो 2 लाख और 80,000 कितना हो गया यहाँ पे, 2,80,000 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, वुड यू आंसर चेंज इफ द सैलरी बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि जिस महीने की सैलरी तुम्हें मिल रही है ना, उसी ईयर हम क्या करेंगे, उसी मंथ की लास्ट डेट को तुम्हारी सैलरी क्या हो रही है, ड्यू हो रही है। तो उसका मतलब देखो मार्च वाली सैलरी आपकी मार्च वाले महीने में क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब है आपका ईयर तो चेंज नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब है कि फिर हम उसको हम काउंटेबल नहीं करेंगे। तो इस वाले में क्या करेंगे, अप्रैल वाली सैलरी अप्रैल में ड्यू हो गई, मई वाली सैलरी मई में ड्यू होगी, जून वाली सैलरी जून में ड्यू होगी। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 मंथ हो गए यहाँ पे। तो 20,000 पहले थी सैलरी, फिर 20,000 है, फिर 20,000 है। अब देखो जुलाई वाली सैलरी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जुलाई से अगले जो मार्च तक है, तो उसमें 25,000 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, 9 महीने बचे ना आपके, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इक्वल में कितना हो गया यहाँ पे, 2,25,000 हो गया। और बाकी के जो 20,000 थे वो कितने थे, 60,000। तो 2,25,000 प्लस में 60,000, तो कितना हो गया यहाँ पे, 2,85,000। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आओ कि सैलरी क्या है, सैलरी कब चार्जेबल करते हैं, सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें होती है, एडवांस सैलरी क्या होती है, उसकी चार्जेबिलिटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होती है यहाँ पे। और अगर आप लोगों को ऑलमोस्ट सभी टॉपिक अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हो और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।